हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट लगातार आ रहे हैं कि सर जो आप डीडीसी है, ठीक है, या सर जो BLIS 04 है उसका असाइनमेंट पोर्शन करवा दीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, असाइनमेंट पोर्शन करवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैंने भी ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से BLIS का कोर्स किया है। ठीक है, और मैं अगर आपको चाहूँ तो असाइनमेंट पेपर तुरंत करा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये फंस जाती है कि केवल आपको मैं सब कुछ दे दूँ और आप छाप लें और आप जा कर के वहाँ पर असाइनमेंट सबमिट कर दें। ठीक है, आप सब कुछ कर लीजिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? प्रॉब्लम आएगी एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको छाप करके देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको नहीं दूंगा कि आप लो बेटा इसको भी आप कर लो और आप अच्छे नंबर पा जाओ। ठीक है, देखिए कारण क्या है, BLIS 04 में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल होने का मतलब कि उनका क्या होता है, बैक लग जाता है। ठीक है, अधिकतर बच्चों का BLIS 04 में बैक लग जाता है। कारण क्या है कि वो चीज़ों को ठीक से समझते नहीं है ढंग से। ठीक है, जब मैंने भी पढ़ा था तो मेरे भी नंबर अच्छे नहीं आए थे, मेरे भी नंबर कम आए थे। ठीक है, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा धुरंधर था। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने भी जब लिया किताब देखा तो उस बुक में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ समझा। ठीक है, आप भी उसको धीरे धीरे समझोगे, पढ़ोगे, बार बार पढ़ने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ न कुछ, यानी कि आप जो है 50% नंबर तो आराम से ला सकते हो। ठीक है, 100 में 50-55 आराम से आप ला सकते हो। ठीक है, तो आज जो है उसी के ऊपर हमारी क्लास होने जा रही है। DDC का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए, और आज हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में एक इमेज आपकी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, और DDC की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास, और DDC 19वें संस्करण का परिचय। और उसमें क्या क्या होगा, प्रस्तावना में सारणियाँ होगी, अनुसूचियाँ होंगी। ठीक है, शेड्यूल्स होंगे, इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम देख करके यहाँ पर समझने वाले हैं। और ये जो है कि इकाई 1 है। इकाई 1 का नाम है DDC का क्रम, विकास एवं संरचना। ठीक है, ये चैप्टर जो है क्रम, विकास एवं संरचना हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर, और हम लोग सीधा जो है कि देखिए यहाँ पर इमेजेस स्कैन करके आपको बताया जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग घबराए बिल्कुल मत करिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अब सीधे चलते हैं, DDC इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर खंड 3, खंड 2 वहाँ तक, खंड 3 सापेक्ष अनुक्रमणिका, टिप्पणियाँ, विशेषताएं, सारांश, बोध प्रश्न, हल रहित प्रश्न, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं कि विशेष रूप में वर्गीकरण का उद्देश्य एक समान वस्तुओं को एक जगह लाना, ठीक है, और उन वस्तुओं को अलग करने से होता है। ठीक है, जैसे देखिए विशेष रूप से जो वर्गीकरण शब्द है, सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं वर्गीकरण शब्द को। वर्गीकरण का उद्देश्य है कि एक समान वस्तुओं को एक जगह लाना, असमान वस्तुओं को अलग करना। ठीक है, वर्गीकरण कोई नई प्रणाली नहीं है, हम अपने दैनिक जीवन में भी वर्गीकरण करते रहते हैं।
वर्गीकरण का महत्व पुस्तकालयों में पाठ्य सामग्री के स्थान निर्धारण एवं अवलोकन के लिए और बढ़ जाता है। ठीक है, बिना वर्गीकरण के पुस्तकों का विषय अनुसार निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। पुस्तक वर्गीकरण हेतु संसार में बहुत सी मानक वर्गीकरण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। DDC, डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, LCC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये सब क्या है, ये वर्गीकरण की प्रणालियाँ हैं। ठीक है, आपका जो ये BLIS 04 है, ठीक है, BLIS 04 है, ठीक है, ये क्या है, प्रायोगिक है, ये क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, और इसमें सिखाया क्या जाता है, आपको केवल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपको क्या सिखाया जाता है, आपको क्लासिफिकेशन सिखाया जाता है, आपको केवल इसमें क्लासिफिकेशन सिखाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बच्चों को क्या सिखाया जाता है, क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सरल सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। ठीक है, कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में चावल है, ठीक है ना, चावल में कंकड़ मिल गया, ठीक है, कोई कीड़ा आ गया, ठीक है, और भी चीज़ें उसमें कुछ पत्तियां दिख रही हैं, ठीक है, चावल आपका बिल्कुल गंदा है, तो आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। आपके घर से रिलेटेड ये उदाहरण है, आप क्या करोगे, उसका क्लासिफिकेशन करोगे। उसमें आप लोग अच्छे से उसको क्या करोगे, चावल को आप साफ़ करने के लिए क्या करोगे, चावल को साफ़ करने के लिए उसमें से आप लोग सारी चीज़ों को धीरे धीरे अलग करोगे। ठीक है, पत्तियों को अलग करोगे, कीड़ों को अलग करोगे। ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें कंकड़ वगैरह पड़ गया है, ठीक है, उसकी आप सफाई करोगे ना। ठीक है, उसी प्रकार से वर्गीकरण यहाँ पुस्तकालय में भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है भाई, जैसे मान लीजिए कि आपको ढेर सारी पुस्तकें दे दी गई, ठीक है, और वो पुस्तकें एक सब्जेक्ट की कम से कम 4 बुक्स आपको दी गई हैं या 5 बुक्स दी गई हैं। ठीक है, और आपको कह दिया गया कि इसको जो है आप एक सीरियल में लगा दो। ठीक है, तो एक सीरियल में आप लगाओगे कैसे, एक सीरियल में लगाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले, अगर वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर मैथ की आपकी 4 बुक है, ठीक है, तो आप 4 को एक पास रख दोगे। ठीक है, इंग्लिश की है तो इंग्लिश की एक पास रख दोगे। ठीक है, सोशल साइंस SST की है तो उसको एक पास रखोगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि भविष्य में अगर आपसे मांगा जाएगा तो आप उसको आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो यही है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं छोटे बच्चे भी बोलना चाह रहे हैं वर्गीकरण। बच्चा आ गया था और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वो पीछे से बोल रहा है वर्गीकरण। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को मैं ये बता रहा था कि क्लासिफिकेशन का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हर जगह आप लोग करते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपके क्लास में किया जाता है। ठीक है, देखते हो ना, जिनकी फर्स्ट टू 10 के बीच में जिनकी पोजीशन रहती है उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है। जो क्लास में फर्स्ट आता है उसकी तो क्या बात है। ठीक है, और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको एक वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, कि ये बच्चे कमज़ोर हैं, ठीक है, इनको ट्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है, इनको कोचिंग की ज़रूरत है, ठीक है, इनके ऊपर ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है, कहा जाता है ना। हर जगह कदम कदम पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको वर्गीकरण की परिभाषा खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी भाषा में वर्गीकरण को यहाँ पर हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। कुछ लोग हैं, देखिए मैं बार बार ठीक है बोल देता हूँ, ये मेरी आदत में है, तो इसको आप लोग गलत वे में मत लिया कीजिए। ठीक है, प्लीज़ आप लोगों से विशेष निवेदन है, और ये मैं अब आदत पड़ चुकी है तो बदल जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, आइए चलते हैं। इन सभी प्रणालियों में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ प्रणालियाँ बताई गई क्लासिफिकेशन की, और यहाँ पर देखिए इन सभी प्रणालियों में DDC सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध प्रणाली है। ये प्रसिद्ध है तभी तो आज आप इसको पढ़ रहे हैं, तभी तो आज पढ़ना पड़ रहा है भाई। जो चीज़ें अच्छी होती हैं वहीं तो आगे चल कर के और
आप लोगों के दिमाग में वही सब चीज़ें भरी जाती हैं ताकि आप अच्छा बन सको। तो यहाँ पर देखिए डीडीसी से सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध प्रणाली है। यह प्रणाली अमेरिका में मेलविल डीवी ने सन 1873 ईस्वी में प्रतिपादित की थी। यह प्रणाली सर्वप्रथम 1876 में प्रकाशित हुई। इस पद्धति के अब तक 22 संस्करण निकल चुके हैं। ठीक है, 22 संस्करण। पहली बार 1876 में इसके संस्करण की 1000 कापियाँ बनी जिसमें 44 पृष्ठ थे। ठीक है, तत्म में इसकी आख्या में डीवी नाम का प्रकाशित नहीं हुआ था। डीडीसी विभिन्न आकारों में प्रकाशित हो चुका है। यह 15वें संस्करण तक एक ही खंड में प्रकाशित होता रहा। इसका 16वां खंड 2 खंडों में सन 1958 में प्रकाशित हुआ और 18वां संस्करण 1971 में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। डीडीसी पद्धति का 22वां संस्करण जो है 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 19वें संस्करण की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि डीडीसी का हम लोग कौन सा संस्करण पढ़ते हैं। 19वां संस्करण आपको पढ़ाया जाता है BLIS। ठीक है, BLIS में आपको 19th एडिशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं, 19th एडिशन पर। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इस इकाई में आप डीडीसी डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन संस्करण के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके 3 खंडों, सारणियों, अनुसूचियों, सापेक्षिक अनुक्रमणिका की भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस इकाई में आप दशमलव वर्गीकरण प्रणाली की मूल योजना, अंकन व्यवस्था और प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं डीडीसी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ डीडीसी। दशमलव वर्गीकरण पद्धति की रचना कोई एक दिन का प्रयास नहीं है। ठीक है, ये तो आप सब लोग समझते हो, कोई चीज़ें एक दिन में नहीं बन जाती हैं भाई। ठीक है, मेलविल डीवी ने इसे प्रारंभ करने से पूर्व भ्रमण कर अनेक ग्रंथालयों, सूचना केंद्रों का अवलोकन किया तथा इस बात की आवश्यकता महसूस की कि पुस्तकालयों में पुस्तकों के व्यवस्थापन विषयानुसार अधिक सुविधाजनक सिद्ध हो सकता है। इस संबंध में उन्होंने विभिन्न विद्वानों से सुझाव प्राप्त कर लगभग 6-7 माह तक प्रचलित विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों का गहन अध्ययन किया। डीवी ने इस पद्धति की रचना 1873 में प्रारंभ कर दी थी तथा 1873 से 76 तक परीक्षण के तौर पर इसे आर्महर्स्ट कॉलेज, ठीक है, जो इन्होंने इसका परीक्षण किया, वो यहाँ पर जो है कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आर्महर्स्ट कॉलेज में प्रयोग किया और परीक्षण में सफलता प्राप्त होने के फलस्वरूप प्रथम संस्करण 1876 में ग्रंथालयों में ग्रंथों और पुस्तिकाओं को क्रमबद्ध और सूचीबद्ध करने के लिए वर्गीकरण। ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पर आप लाइन देखो, लाइन को देखो, क्या किया गया। 1876 में ग्रंथालय में ग्रंथों एवं पुस्तिकाओं के उसको क्रमबद्ध करने, ठीक है, उसको सीरियल में, उसको एक सीरियल में करने और उसको सूचीबद्ध करने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, वर्गीकरण यही है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको आप दैनिक जीवन से भी समझ सकते हो वर्गीकरण का क्या मतलब है। उसको सूचीबद्ध करने के लिए वर्गीकरण विषयानुक्रमणिका, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ द लाइब्रेरी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहले इसका नाम 19वें संस्करण का देख रहे हैं ना, इसी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। मैं आपको एक कहानी की तरह 19वां संस्करण समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसको अगर आप वीडियो केवल सुनते हो तो आप समझ जाओगे। आइए यहाँ पर आगे चलते हैं। इस संस्करण की आख्या पृष्ठ टाइटल पेज पर डीवी का नाम नहीं था। यह संस्करण कुल 44 पेजों में प्रकाशित हुआ। इसमें 12 पृष्ठ की भूमिका, 12 पृष्ठों का अनुसूची एवं 18 पृष्ठों का अनुक्रमणिका व 2 पृष्ठों के स्पष्टीकरण दिए गए थे। अभी तक इस पद्धति में कुल 22 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। समस्त संस्करणों के विकास क्रम को निम्नांकित यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जब से ये प्रकाशित हो रहा है 1876 डीडीसी का क्रमिक विकास यहाँ पर हम लोग देखेंगे। संस्करण यहाँ पे हैं, प्रकाशन वर्ष भी दे दिया गया, पृष्ठों की संख्या, अनुसूची, अनुक्रमणिका और स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया और कुल पृष्ठों की संख्या देख रहे हैं ना। 1876 में पहला संस्करण जो था 1876 में पृष्ठों की संख्या 12 थी, अनुसूचियाँ इसमें 12 दी गई, अनुक्रमणिका 18 थी,
एक स्पष्टीकरण भी यहाँ पर दिया गया। और कुल पृष्ठों की संख्या कितनी थी? 44। 1885 में, ठीक है, 1888 में, ये सारा डाटा आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। 1894, 1899, 1911, 1913, 1915, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा भाई, आपका 19वां संस्करण जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ पर हम लोग चलते हैं सीधा। 10, 11, 12, ये सारा संस्करण आप देख सकते हो कब कब प्रकाशित हुआ। 19वें संस्करण पे आ जाते हैं। 19वां संस्करण जो है आपका 1979, ठीक है। 1979 में आपका 19वां संस्करण 482 इसमें पेज थे। अनुक्रमणिकाएँ 1574। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुक्रमणिका और संख्या सूची जो थी, पृष्ठों की भूमिका यहाँ पर दे दी गई है। 19वें संस्करण में 482 और आपका जो पृष्ठों की भूमिका है, पृष्ठों की भूमिका 482 है और 1574 अनुक्रमणिकाएँ थी। अनुक्रमणिक संख्या अनुसूची कितनी थी? यहाँ पर आप देख रहे हैं 19वें संस्करण में थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो रही है कि ऊपर क्या क्या यहाँ पर है। संख्या अनुसूची हो गया, अनुक्रमणिका हो गया, स्पष्टीकरण और पृष्ठों की संख्या, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 19वें संस्करण में, ठीक है। यहाँ पर पृष्ठों की संख्या थी 3273। देख रहे हैं, ये पृष्ठों की संख्या थी। ये है 19वां संस्करण जिसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रारंभ में ग्रंथालय द्वारा, ठीक है, निधियों पर पुस्तकों को व्यवस्थित करने के लिए नियत स्थान का प्रयोग किया जाता था। पुस्तकालयों में पुस्तकों का व्यवस्थापन विषयानुसार था, किंतु एक विशिष्ट या मुख्य विषय को निर्दिष्ट करने के लिए निधानी पर परिग्रहण संख्या को व्यवस्थित किया जाता था। प्रत्येक ग्रंथ को सेल्फ पर निश्चित स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए एक सेल्फ मार्कर निर्धारित कर दिया गया था। बाद में प्रकाशित या आने वाले नए संस्करण को विषय के अंत में स्थान प्रदान किया जाता था, ठीक है ना, बात को समझिएगा ध्यान से। इसके बाद पुस्तकों के निधानी व्यवस्थापन में एक नया मोड़ आया, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर डीवी के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ कि जो नियत स्थान के विरोध में था, ठीक है, इसे सापेक्ष स्थिति कहा गया। और इस प्रकार का विचार उत्पन्न करने के लिए डीवी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तकों के वर्गीकरण में दशमलव अंक को निर्दिष्ट किया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? दशमलव अंक को यहाँ पर इसमें स्थान दिया, ठीक है। और इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रंथों को संबंधित विषय के साथ उचित स्थान पर अंतर्वेशन किया जाने लगा। 19वां संस्करण जो था, 19वां संस्करण 19th एडिशन, 19वें संस्करण को 1979 में प्रकाशित हुआ, जो 3 खंडों में था। 19वें संस्करण को बहुत से पुस्तकालयों ने वर्गीकरण का आधार बनाया, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। जो 19वां संस्करण आया 1979 में, ठीक है, 1979 में, इसको बहुत से पुस्तकालयों ने क्या बनाया? अपने पुस्तकालयों ने वर्गीकरण का आधार बनाया। इसके प्रथम खंड में भूमिका, सारणी और द्वितीय खंड में अनुसूची और तृतीय खंड के सापेक्ष अनुक्रमणिका यानी कि रिलेटिव इंडेक्स है। आपने अपनी पद्धति में सिर्फ दशमलव अंक का ही प्रयोग किया, यही कारण है कि इसे दशमलव वर्गीकरण पद्धति नाम दिया गया। आगे इकाइयों में 19वें संस्करण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं केवल डीडीसी 19वां संस्करण। एक बात सुनिए, मैं आपको बता दूं कि आप बार बार बात करते हो ना कि आप BLIS 04 पढ़ रहे हो, उसमें डीडीसी आएगा, ठीक है, डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में आप जान तो लो कम से कम कि वो है क्या चीज़, ठीक है। असाइनमेंट तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है, और पेपर में भी आप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन आप इससे परिचित हो जाइए पहले कि है क्या चीज़, ठीक है ना। डीडीसी का 19वां संस्करण 1979 में प्रकाशित हुआ। यह बहुत से पुस्तकालयों के वर्गीकरण हेतु मुख्य आधार के रूप में प्रयोग हो रहा है। नए नए विषय जो इस संस्करण में नहीं है, पुस्तकालय उनकी वर्ग संख्या को नए संस्करणों से ले रहे हैं, ठीक है। शेष विषयों के लिए इसको ही आधार बनाया गया। यह संस्करण 3361 पृष्ठों और 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसके 3 खंड इस प्रकार हैं। 3 खंड कौन कौन से हैं भाई? 3000 पन्नों में, बताइए, 3000 पेजों में, ठीक है, ये बुक है भाई, ठीक है। 19वां संस्करण जो है ये आपको
जब आपका प्रैक्टिकल होता है ना तो वहाँ पर आपको ये बुक प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे हम लोगों ने जो मेन कैंपस है फाफा में प्रयागराज में, वहाँ से किया है, तो वहाँ पे जिस दिन प्रैक्टिकल होता है ना BLIS 04 के दिन आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाती है, 19वां संस्करण आपको दिया जाता है, ठीक है। जिससे कि आप उसमें जो सारणियाँ रहती हैं, अनुसूचियाँ रहती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप देख करके चीज़ों को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रस्तावना हो गई, अनुसूचियाँ और सापेक्ष अनुक्रमणिका, ठीक है। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। खंड 1, खंड 2 और खंड 3, तीनों खंडों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। खंड 1 में क्या कहा गया कि प्रस्तावना एवं सारणियों के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स। डीडीसी में 7 सहायक सारणियाँ दी गई। प्रस्तावना में डीडीसी का संक्षिप्त परिचय दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना में संक्षिप्त परिचय, 19वें संस्करण के विशेष लक्षणों एवं विशेषताओं का वर्णन किया गया। यह खंड डीडीसी के 19वें संस्करण के बारे में पूरी जानकारी देता है। हालांकि इसकी पृष्ठ संख्या कम है। प्रस्तावना के बाद इसमें 7 सहायक सारणियाँ इस प्रकार दी गई, ठीक है, 7 सहायक सारणियाँ। इसका मानक उपविभाजन किया गया। यहाँ पर देखिए, यह सारणी स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाली सारणी है, अर्थात इसका प्रयोग करने के लिए निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। इस सारणी के अंकनों को कभी अकेले प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अंकन में क्या, प्रत्येक अंकन में क्या डैश, ठीक है, डैश साथ दिए गए। विशिष्ट विषय के साथ जोड़ने में डैश स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र जैसे एरिया, भौगोलिक क्षेत्र के विषय में बताने के लिए इस सारणी का प्रयोग अनुसूची में निर्देश दिए जाने एवं अनिर्देशित अवस्था में भी प्रयोग किए जाते हैं। इस सारणी के अंतर्गत डैश के साथ दिए गए, ठीक है, बिना डैश के इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते। साहित्य विशेष के उपविभाजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबका क्या किया गया है, अंकन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर तीन तीन अंकों के माध्यम से यहाँ पर अंकन, जैसे यहाँ पर देखेंगे आपकी साहित्य विशेष के उपविभाजन, सबका एक उपविभाजन किया गया है। तृतीय सारणी में विशिष्ट साहित्य के रूपों में दिया गया था। इस सारणी के प्रयोग मुख्य वर्ग साहित्य 810 से 890 में सिर्फ उन्हीं अंकनों के साथ अंकन होगा जिन्हें तारांकित किया गया है, ठीक है। यह साहित्य की पूरक सारणी है जिसका प्रयोग अकेले नहीं होता है। तृतीय सारणी के विस्तार कर 3A भी दी गई है, ठीक है। 3 में वर्गांक बनाने के लिए अतिरिक्त तथ्यों, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। भाषा विशेष के उपविभाजन, सबका उपविभाजन यहाँ पर किया गया है, मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे साहित्य विशेष, साहित्य से संबंधित 810 से 890, ठीक है। जैसे आप अगर किसी ने ला किया होगा ना तो वो इसको बड़े अच्छे से समझेगा, ठीक है। पृष्ठ संख्या 404 से 407, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, मुख्य वर्ग 420 से 490 में वर्णित है। ये सारी चीज़ें जैसे ला में होता है ना, ये सेक्शन है, ठीक है, ये इसके लिए है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, ठीक है। आपको केवल उसके अंतर्गत व्यवस्थित रूप से अपनी सामग्री को रखना है, ठीक है ना। इसमें देखिए, प्रथम खंड की छठवीं सारणी विश्व की अधिकांश भाषाओं को पृष्ठ संख्या 418 से 431 पर वर्णित किया गया है। भाषा से संबंधित कोई चीज़ें आ गया, ठीक है। आप लोग कहते हो ना, जैसे आपका जो है कि अभी क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन आपके आए हैं 2023-24 वाले, उसमें आ गया आपका लाइब्रेरी से संबंधित कोई चीज़ें आ गई, तो आप कहाँ जाओगे। जैसे आपको लाइब्रेरी के विषय में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थ्योरी तो लिखना नहीं है, आपको केवल अंकों के माध्यम से, अभी मैं ला की बात कर रहा हूँ, तो ला से संबंधित जितनी चीज़ें रहेंगी वो किसके अंतर्गत हैं, तो 340 के अंतर्गत, ठीक है, 340 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मेंटल थेरेपी हो गया, ठीक है, कोई भी 600, 616, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे व्यक्तित्व कह रहा हूँ, व्यक्ति, इस सारणी के अंकनों को अकेले प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इस सारणी इकाई में विशिष्ट विषय से संबंधित, धर्म से संबंधित, व्यवसाय, ठीक है, लिंग से संबंधित, व्यक्तियों पर आधारित शीर्षकों वर्गीकृत करने के नियमों को उदाहरण सहित समझाया गया है। इस इकाई में द्वितीय एवं तृतीय सारणी के 7वीं सारणी के प्रयोग, प्रथम सारणी के अंकन, ये सारी चीज़ें थोड़ा पढ़ने में आपको टफ लग रही होंगी, ठीक है। लेकिन इन सब का
केवल एक मकसद है, ठीक है। वो मकसद क्या है कि जैसे, ठीक है, जैसे आपके सामने आ गया कोई उदाहरण, ठीक है, मान लीजिए कि आपके सामने आ गया इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑन म्यूजिक, जैसे ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इनको आपको अंकों में साधना होता है, ठीक है। साधना का मतलब अंकों में इनको सेट करना होता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑन म्यूज़िक, ठीक है। तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले म्यूज़िक के लिए कौन से नंबर दिए गए हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए कौन से नंबर दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें से सर्च करोगे, ठीक है ना। बिना सर्च किए कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा। आपके पास इसके लिए डीडीसी की जो प्रति है वो होनी चाहिए। इसी तरह अनुसूचियाँ देखिए भाई बनाई गई, खंड 2 में अनुसूचियाँ दी गई। ये अनुसूचियाँ एक संख्यात्मक क्रम 001 से 999 तक व्यवस्थित की गई। अनुसूचियाँ विषयों के अनुसूचियाँ जो है कि विषयों के पदानुक्रम संबंधों को दर्शाती हैं, संख्याओं के बढ़ते क्रमबोध मान के व्यवस्थित यहाँ पर। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि आपका जो खंड 1 था, ठीक है ना, इसमें आप प्रस्तावना और सारणियों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। सारणियों के बारे में बात हो रही थी और प्रस्तावना समझाई गई कि ये डीडीसी है, ये कैसे आया, ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको प्रस्तावना में समझाएंगे। खंड 2 में अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अनुसूचियों को हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर अनुसूचियाँ किस प्रकार से बनाई गई। तो खंड 2 में आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 001 से लेकर के 999, ठीक है, इसमें आपकी अनुसूचियों को, हर एक चीज़ की अनुसूचियों को व्यवस्थित किया गया। जैसे धर्म से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, अगर वो किसी अनुसूची में बनाया गया तो उसके लिए इन अंकों के बीच में जितने भी अंक आएंगे सबको इसमें व्यवस्थित करके स्थान दिया गया है। ध्यान दीजिए, संख्याओं के बढ़ते क्रमबोध मान के रूप में व्यवस्थित श्रृंखलाएँ दी गई। संपूर्ण विषय जगत को 10 भागों में बांटा गया, इसमें दशमलव का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 भागों में बांटा गया है। जैसे, ठीक है, 000 जनरलिया, दर्शन एवं संबंधित विषय को 100, 200 से धर्म को डिनोट किया गया, 200 से धर्म को डिनोट कर दिया गया। 300 सामाजिक विज्ञान हो गया, 300 सामाजिक विज्ञान हो गया। अब इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाली बात है कि 300 से डिनोट कर दिया गया सामाजिक विज्ञान को। अब इसके अंतर्गत आपका जियोग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, सिविक्स आएगा। तो ये सब क्या है, इसी में आपको बांटना है। 300 के अंतर्गत सारे नंबर रहेंगे, यही मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। भाषा है तो 400, शुद्ध विज्ञान है तो 500, ठीक है, 700 कलाओं के लिए यहाँ पर दिया गया। मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। डीडीसी के पदानुक्रम का ध्यान रखा गया है। विषयों को उनकी विशिष्टता के अनुसार श्रृंखला में उतरते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। उतरते हुए क्रम में ध्यान दीजिएगा, मुख्य 10 कक्षाओं में विभक्त किया गया और फिर 100 भाग और 100 उपभागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने अभी 1 मिनट बस पीछे तुरंत चलते हैं और हम देख लेते हैं कि 700 किसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुसूचियों में 700 प्रयोग किया गया है कला के लिए, आर्ट के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए आपको समझने लायक यहाँ पर चीज़ें उदाहरण दिया गया, बहुत ही सुंदर उदाहरण कि 700 का प्रयोग किया जाता है द आर्ट, फाइन एंड डेकोरेटिव आर्ट, ठीक है। अब 720 आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, 725 पब्लिक स्ट्रक्चर हो गया, 725.8 रिक्रिएशन बिल्डिंग पे आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रिक्रिएशन 725.82 इसमें भाग किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है। 700 मेन था, ठीक है, 720 ठीक है 8 हो गया, 725.8 हो गया, 8.2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, बढ़ता जा रहा है। 725.82 बिल्डिंग फॉर शो एंड स्पेक्टिकल्स, ठीक है। 725.822 थिएटर एंड ओपेरा बिल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या है, कलाओं से संबंधित चीज़ों को भर दिया गया, ठीक है। अंकन को छोटा करने के लिए कोशिश की गई। जैसे हम देखते हैं कि 574 बायोलॉजी का प्रतिनिधित्व करता है, इसके उपभाग में 580 590 में दर्शाया गया।
इसके उपभाग हम यहाँ ले सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ आपको ढूंढना है ना, तो सबसे पहले उसका जो मीन है वहाँ पर आप पहुँचो। 700, ठीक है, 700 किसके लिए, कला के लिए प्रयोग किया गया, भाषा के लिए 400 प्रयोग, 600, इस तरह से। उसके बाद उसका यहाँ पर अंकन किया जाता है, ठीक है, दशमलव के माध्यम से। जैसे यहाँ पर देखिए संख्याओं का क्रम और डीडीसी का आधार, जैसे कि हम पहले बताया जा चुका है कि डीडीसी में पूर्ण ज्ञान को 10 मुख्य कक्षाओं में विभक्त किया गया है। पाठकों को उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए डीडीसी में प्रत्येक पृष्ठ के दोनों ऊपरी कोनों पर 3 अंकों का अनुभाग किया गया, जैसे द आर्ट, ठीक है, सिविल आर्किटेक्चर, प्लास्टिक एंड स्कल्पचर, ये सारी चीज़ देखिए आर्ट में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। म्यूज़िक 780 पे है, फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफ्स हो गया, ग्राफिक एंड प्रिंट 760 हो गया। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगी जब आप इसका प्रयोग डेली करोगे ना, बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगी। वर्ग संख्या लेखन विधि, डीडीसी में हम 3 अंकों के बाद दशमलव मानते हैं। 3 अंक लिखा आपने, उसके बाद दशमलव, क्योंकि इसमें प्रयुक्त संख्याएं दशमलव भिन्न होती हैं। यदि किसी वर्ग संख्या में 3 से अधिक संख्याएं हैं तो उसको इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर देखिए इस प्रकार लिखेंगे 725, ठीक है, ये आपका रिक्रिएशनल बिल्डिंग से संबंधित है, ठीक है, और थिएटर एंड ओपेरा बिल्डिंग। इसको जोड़ते कैसे हैं, बीच में पॉइंट लगा देते हैं। 3-3 का इनका ग्रुप होता है, ठीक है ना, 3-3 का इनका ग्रुप होगा। फिर अगर है कोई 3 तो यहाँ पर 2 है, तो इस तरह से यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। यद्यपि 3 अंकों के लगने के बाद बिंदु गणित वाला दशमलव बिंदु नहीं होता है, क्योंकि गणित में एक दशमलव बिंदु को दोबारा से विभक्त नहीं किया जा सकता। यह बिंदु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लगाया जाता है, ठीक है। इसको आप दशमलव गणित वाला ना समझे, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लगाया जा रहा है, क्योंकि लंबी संख्या को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जैसे आप 725, 822 ये नहीं याद रख पाओगे, लेकिन 725 के बाद एक पॉइंट लग गया, 822 आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए दशमलव बिंदु को हम स्मृति सहायक के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दशमलव यहाँ भी बोल दे रहे हैं, वो आपका एक पॉइंट है, स्मृति सहायक है, याद रखने के लिए है। यदि वर्ग संख्या 6 से ज़्यादा है, 9 अंकों की है, तो प्रत्येक 3 अंक के बाद, जैसे 9 अंकों की है 725.822 है, और उसके बाद 333 है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है। अनुसूचियाँ अच्छी तरह से सरलता से याद हो सकें, इसीलिए किया गया। उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए अगर 2 है तो थोड़ा सा स्पेस दे करके और 2 संख्याओं को लिख देते हैं। ये उदाहरण बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको पढ़ने लायक और ये समझने लायक नई चीज़ें हैं। डीडीसी में अनुसूची का प्रयोग करते समय वर्ग संख्या को जो दीर्घ कोष्ठकों में दी गई हैं उनको अप्रयुक्त रखा गया है। अप्रयुक्त प्रविष्टियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभ में आवंटित संख्या है, संप्रेषित संख्या है। यहाँ पर देखिए वैकल्पिक वर्ग संख्याएं, प्रारंभ में आवंटित संख्या 19वें संस्करण में प्रयोग में नहीं लाया गया है इनको, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे नेवर असाइन 008, ठीक है। इस तरह से इसको कोष्ठक में जो रखा गया है, बड़े वाले कोष्ठक में कंप्यूटर हार्डवेयर आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें 004 को, ठीक है। यदि हम 19वें संस्करण के बाद संस्करण देखें तो उसमें 004 को कंप्यूटर हार्डवेयर आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए खंड 3 जो था आपका अनुक्रमणिका, खंड 3, ठीक है। पहले तो आपने प्रस्तावना पढ़ी, ठीक है। प्रस्तावना के बाद सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, प्रस्तावना पढ़ी ना। उसके बाद क्या आया था भाई, उसके बाद आपने डीडीसी का जो अनुक्रमणिका को आधार बना करके, ठीक है, सबसे पहले आपने प्रस्तावना, अनुसूचियाँ, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनुक्रमणिका, ठीक है ना। खंड 1, खंड 2 और खंड 3, 3 खंड में बांटा गया था, ये तीसरा और लास्ट खंड है। अनुक्रमणिका रिलेटिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है उसको देखेंगे। 19वें संस्करण का तृतीय खंड सापेक्ष अनुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका किसी भी ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण भाग होती है, इसको हम कुंजी भी कह सकते हैं। वर्गीकरण प्रणाली में तो अनुक्रमणिका का स्थान है जो महत्वपूर्ण होता है, पदों के बीच संबंध स्थापित करने वाली एक सहायक अनुक्रमणिका है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अनुक्रमणिका में जो है कि उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्राइविंग, जैसे ड्राइविंग, हॉर्सेज, स्पोर्ट्स, अदर एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी हैं 798.6, ठीक है। 19वें संस्करण की अनुक्रमणिका 18वें संस्करण के पैटर्न पर ही आधारित है, लेकिन इस संस्करण में ज़्यादा सिनोनिम्स जोड़े गए हैं। कुछ संदर्भ अनुक्रमणिका खत्म कर दी गई है, उसके स्थान पर सीधे वर्ग संख्या दे दी गई है।
इस प्रकार यह अनुक्रमणिका बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। वर्गीकरणकर्ता के सीमित ज्ञान को बढ़ाने में यह सापेक्ष अनुक्रमणिका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, सापेक्ष अनुक्रमणिका का प्रयोग करते समय हमें भूल विषय, जो आपका यहाँ पर मूल विषय है, उसका ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। देखिए, बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, हमें महात्मा गांधी शब्द को अनुक्रमणिका में देखना उपयोगी नहीं होगा। बायोग्राफी हम देखेंगे, ठीक है, जैसे टिप्पणियाँ। यहाँ पर देखिए, डीडीसी में हम वर्ग संख्या को बिना किसी निर्देश या टिप्पणी के नहीं लिख सकते। यहाँ बात हो रही है जैसे भारत में पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय के लिए 0 to 0 के साथ हम भारत की संख्या 5 को सीधे नहीं जोड़ सकते। जब हम इसमें कोई टिप्पणी या निर्देश न मिले, ठीक है, निर्देश न मिले, यदि कोई टिप्पणी निर्देश नहीं है तो फिर हम सहायक संख्या एक स्टैंडर्ड में 0954 भारत का नंबर लगा सकते हैं। भारत का नंबर है, समझ रहे हो ना बात को। हर एक चीज़ का यहाँ पर नंबर दिया गया है, अंकों के माध्यम से संख्याओं को डिनोट किया जाता है। ठीक है, 54 भारत के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो बताया जा रहा था वो था डीडीसी का क्रम विकास एवं संरचना। यहाँ पर आप लोगों ने 3 खंडों में पढ़ा, प्रस्तावना, सारणियाँ, ठीक है, और अनुसूचियाँ, और यहाँ पर अनुक्रमणिका भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका सेकंड चैप्टर है वो भी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, उसमें आपको जो आपके एग्ज़ाम पेपर में जैसे आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है ना, उस तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पर समझाए जाएंगे। ठीक है ना, जैसे बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, तो इसको आपको लिख करके समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और बिल्कुल आप लोग को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग जब आगे जाएंगे ना, तो आप लोग को क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं तो समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनी बुक्स, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री बुक, बॉटनी बुक। ठीक है, कोई भी बुक है तो उसके लिए अलग से नंबर दिए गए हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप जोड़ेंगे कैसे, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनी बुक है अगर, तो साइंस के लिए 500 से शुरुआत हो रही है, तो क्लासिफिकेशन के लिए 0 to 5.46 और प्लस का निशान लगा के 581 यहाँ पर बॉटनी के लिए दिया गया है, और इजिकल टू 0 to 5.465, और उसके बाद कितना बच रहा है, 2 बच रहा है ना, तो थोड़ा सा स्पेस दे के 2 अंकों को लिख देंगे 81। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको वनस्पति विज्ञान के ग्रंथों का वर्गीकरण के लिए दिया गया 0 to 5 क्लासिफिकेशन के लिए 46 + 581। अब इसको कैसे लिखेंगे, 19वें संस्करण के अनुसार, तो कहा गया ना 3-3 का जोड़ा बनाना है। यहाँ पे 3-3 अंकों को लिखना है, 0 to 5, ये तो अपनी जगह हो गया। उसके बाद एक पॉइंट लगा के 465, फिर पॉइंट। अब यहाँ पर आपको पॉइंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 81 बचा है, तो ये पॉइंट ना भी लगाएं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस देके 81 लिख देंगे। लेकिन अगर 81 के बाद 2 रहता तो यहाँ 2 लिखते और यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3-3 अंकों को देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी ऑफ केमिस्ट्री आ गया 016 + 54। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, जब आप करने लगोगे ना तो वहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो, आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में जा कर के प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे मैं समझ पाऊँगा कि आप लोग ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं, और अगर कोई समस्या आ रही तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।